हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना ऑपरेटिंग सिस्टम का मैराथन एमसीक्यू वीडियो। और ये आपके एनआईसी एग्ज़ाम के लिए है, और या फिर आप किसी और एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें अगर ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट है तो उसका भी आप प्रिपरेशन यहाँ से कर सकते हैं। जैसे गेट का और भी कोई पीएसयू का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप यहाँ से मैराथन वीडियो देख करके काफ़ी सारे सेट ऑफ क्वेश्चंस ऑपरेटिंग सिस्टम का आप सॉल्व कर सकते हो। हमारे मैराथन का पैटर्न है, क्वेश्चन दिया जाएगा, ऑप्शंस होंगे, आपको पहले खुद से ट्राई करना है और उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड जो होगा वो एक्सप्लेनेशन स्लाइड होगा। तो नेक्स्ट हम लोग को एक्सप्लेनेशन से मैच करना है और सेल्फ स्कोर करना है। अगर आप सही करते हो तो +1, और अगर नहीं है तो आप नेगेटिव भी ले सकते हो या ज़ीरो भी। अगर आपने गलत किया तो नेगेटिव, नहीं किया तो ज़ीरो। ऐसा करके आप टोटल स्कोर अपना सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ टेस्ट आप कर सकते हो। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जब आप पढ़ रहे होगे तो सबसे पहला चैप्टर है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक्स क्या है, फंक्शंस क्या है। तो इसमें क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एक्चुअली फंक्शन जो है, प्रोसेस मैनेजमेंट है, मेमोरी मैनेजमेंट है, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट है, या डेटा इंक्रिप्शन है। इन सब में से कौन सा ऐसा है जो फंक्शन नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम का? तो पहले आप खुद से आंसर करो, फिर हम लोग एक्सप्लेनेशन से मैच करते हैं। आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। पहले आप पॉज किया करो, आंसर दिया करो, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। मतलब ऐसे ही वीडियो मत देखा करिए, प्रॉपर कॉपी पेन लेकर के, या फिर एक पेज ले लीजिए, पेन ले लीजिए, या फिर अपने मोबाइल फोन में नोट्स होता है ना, नोट्स, या फिर जहां भी आप लिख सकते हो, या फिर आप कहीं भी टाइप करके स्टोर कर सकते हो। तो ऐसा आप कर लीजिए कि 1+1 मतलब लाइक एक नंबर आया, टोटल 20 क्वेश्चन है तो 1+1 ऐसा करके लास्ट में आप स्कोर कर सकते हो। बट आप कॉपी पेन लेकर के बैठते हो तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जैसे जो आपको याद रखना चाहिए, याद मतलब एग्जाम टाइम के लिए आपको वो मेमोरी में रहेगा, तो उसको आप पॉइंट आउट करके लिखो। लाइक ऐसा कर लो, ऊपर में हेडिंग में लिखो एमसीक्यू मैराथन पार्ट 1 ऑपरेटिंग सिस्टम। और आपको जो भी इस मैराथन वीडियो में पॉइंट अच्छा लगता है या क्वेश्चन अच्छा लगता है उसको स्टार डाल के आप उस क्वेश्चन को नोट डाउन करके रखो। उस समय क्या होगा, रिवीजन के टाइम में आप बस वो पन्ना पलटते जाओगे तो आपको ये समझ में आएगा कि हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में अगर कुछ भी ऐसा चीज है जो इम्पोर्टेंट था तो वो उस समय याद रहेगा, जो आपको लगता है कि मैक्सिमम क्वेश्चन में पूछ सकता है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। करेक्ट आंसर क्या था? डी, डेटा इंक्रिप्शन। डेटा इंक्रिप्शन जो है वो बेसिक फंक्शन नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम का। बेसिक फंक्शन कौन कौन सा हुआ? प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट एंड इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट एंड इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, बट डेटा encryption is typically not a core function of the operating system. Data encryption is usually implemented through applications or specialized software, and while some operating system may offer built-in encryption tools, it is not a fundamental functions like the other options। जैसे कि आप डेटा इंक्रिप्शन का फैसिलिटी कोई और एप्लीकेशन या फिर कोई दूसरा सॉफ्टवेयर को यूज करके आप डेटा इंक्रिप्शन का फैसिलिटी भी ले सकते हो। कुछ ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो बिल्ट इन इंक्रिप्शन का टूल देता है, बट ये फंडामेंटल नहीं है। मतलब आपको ऐसा कुछ नहीं है, मतलब आप जब ऑपरेटिंग सिस्टम देखोगे तो ये 3 फैसिलिटी तो होना ही चाहिए। ये कुछ एडिशनल फैसिलिटी है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको बिल्ट इन मिल भी सकता है, नहीं तो आपको अलग से एप्लीकेशन डाल लो और डेटा इंक्रिप्शन का। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? डेटा इंक्रिप्शन मीन्स डेटा इंक्रिप्शन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ स्वैपिंग अ प्रोसेस इन एंड आउट ऑफ मेन मेमोरी टू द डिस्क इज कॉल्ड। मेन मेमोरी से डिस्क में इन किया आपने, डिस्क में, और आउट भी किया, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? हम लोग इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? पेजिंग, थ्रेसिंग, स्वैपिंग या डेडलॉक? ये देखने में डेडलॉक जैसा लगने लग गया है, लेकिन ऐसा ये नहीं है। मतलब समझाने के लिए था कि ये मेन मेमोरी है
और ये डिस्क है, इसमें आप कोई चीज डाल रहे हो या उसे खींच रहे हो, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? पेजिंग, थ्रेसिंग, स्वैपिंग या डेडलॉक? पॉज कीजिए, खुद से सोचिए और फिर मैच करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, स्वैपिंग। यहाँ पे कुछ लिखा भी है उस टाइप से पैटर्न में, तो आप इससे जज भी कर सकते थे। इसको स्वैपिंग ही कहेंगे। स्वैपिंग रिफर्स टू ए प्रोसेस ऑफ मूविंग अ प्रोसेस बिटवीन मेन मेमोरी, रैम से डिस्क स्टोरेज में इन एंड आउट जो करते हैं, तो उस प्रोसेस को स्वैपिंग कहते हैं। इसका इट हेल्प्स इन इफिशिएंट मेमोरी मैनेजमेंट बाय अलाउइंग द ऑपरेटिंग सिस्टम टू मेंटेन मोर प्रोसेसेस देन कैन फिट इन रैम साइमल्टेनियसली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स इज नॉन प्रिमिटिव? नॉन प्रिमिटिव दो टाइप का होता है, एक होता है प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, एक होता है नॉन प्रिमिटिव। तो इसमें से पूछ रहा है कि इन तीनों में से कौन सा ऐसा है, इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग है? राउंड रॉबिन, एसजेएफ, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग? आइए देखते हैं आंसर बी, shortest job first. SJF is a non-primitive scheduling algorithm, whereas the process with the shortest burst time is selected to the run next. Once a process starts executing, it runs to completion before another. Like क्या होता है कि पहले प्रायोरिटी सेट किया कि जिसका शेड्यूलिंग टाइम कम है, तो अगर ये गया क्यू में तो ये पूरा एग्जिट करेगा, पूरा काम कंप्लीट करके एग्जिट करेगा, तभी ये इन कर सकता है। ऐसा नहीं है कि ये पार्शियली पार्शियली एग्जिट हुआ, पार्शियली रन हुआ, प्रोसेस किया और उसके बाद फिर बैठ गया अपने चांस के लिए। तो वैसा राउंड रॉबिन के साथ, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग, इन सब के साथ होता है, बट एसजेएफ के साथ नहीं होता है। ठीक है। देखिए, ऑन द अदर हैंड राउंड रॉबिन, प्रायोरिटी, मल्टी लेवल, ये सब प्रिमिटिव का शेड्यूलिंग है। प्रिमिटिव में क्या होता है कि आपका मतलब थोड़े टाइम के प्रोसेस में गया और उसके बाद वापस आ गया, थोड़े टाइम फिर चांस मिला तो गया, मतलब एक बार में वो अपना पूरा प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ वर्चुअल मेमोरी इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्चुअल मेमोरी का क्या पर्पस है? पहला, टू अलाउ प्रोसेस टू शेयर डेटा विथ ईच अदर, टू प्रोवाइड अ सिक्योर इन्वायरमेंट फॉर एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस, टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ अवेलेबल फिजिकल मेमोरी। फोर्थ है, टू प्रोवाइड एन आइसोलेटेड इन्वायरमेंट फॉर रनिंग मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम। पॉज कीजिए, पहले खुद से आंसर कीजिए, फिर एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। द करेक्ट आंसर इज सी, टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ अवेलेबल फिजिकल मेमोरी। ये मेमोरी लाइक फिजिकल मेमोरी का अमाउंट इंक्रीज करना। वर्चुअल मेमोरी अलाउज एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू यूज डिस्क स्टोरेज एज एन एक्सटेंशन ऑफ फिजिकल मेमोरी। मतलब डिस्क जो कि प्राइमरी मेमोरी नहीं है, उसके कुछ स्टोरेज को वो एज अ कुछ टाइम के लिए फिजिकल रैम की तरह वर्क करवाना चाहता है। इट अलाउज प्रोसेस टू एक्सेस मोर मेमोरी देन व्हाट इज फिजिकली अवेलेबल। ओके। It transparently moves data between RAM and disk as needed to efficiently manage memory uses. This enables the system to run more processes. मतलब ये एक साथ काफी सारे प्रोसेसेस को रन करने में हेल्प करता है। इवन वेन द फिजिकल, मतलब आपका फिजिकल मेमोरी लिमिटेड है, तब भी ये आपको हेल्प करता है। नेक्स्ट है, द बैंकर्स एल्गोरिथम इज यूज्ड फॉर। बैंकर्स एल्गोरिथम को क्यों यूज करते हैं? डिस्क शेड्यूलिंग के लिए, डेडलॉक एवॉइडेंस के लिए, पेज रिप्लेसमेंट के लिए, या फाइल सिस्टम मैनेजमेंट? ये तभी आप आंसर कर पाओगे जब आपने चैप्टर पढ़ा है। जो भी पर्टिकुलर चैप्टर, जो भी इसका आंसर होगा, वो पर्टिकुलर चैप्टर अगर आप पढ़ रखे हो तो एक बार में आंसर करोगे। आइए, द करेक्ट आंसर इज बी, डेडलॉक। डेडलॉक एक चैप्टर है अपने आप में ऑपरेटिंग सिस्टम में, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था। डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए हम लोग बैंकर्स एल्गोरिथम का यूज करते हैं। द बैंकर्स एल्गोरिथम इज अ रिसोर्स एलोकेशन एंड डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम। डेडलॉक क्या कंडीशन है कि मतलब डेडलॉक में अगर आपका रिसोर्सेज फंस गया है, तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए हम लोग बैंकर्स एल्गोरिथम का यूज करते हैं to manage resource efficiently and avoid deadlock situations. It ensures that resources are allocated to process in a way that prevents circular wait condition, which can lead to a deadlock. As we know, circular wait condition is a like case of it can create deadlock. Okay.
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू अबाउट डेडलॉक्स इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। डेडलॉक के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। Deadlock occurs when a process is unable to access resource. Deadlock can be prevented by using permission. Deadlock can be avoided by employing the banker's algorithm. Deadlocks are a result of insufficient memory. ये तो जस्ट अभी हम लोगों ने समझा है, अभी भी गलत होना मतलब थोड़ा, आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। सी, डेडलॉक्स कैन बी अवॉइडेड बाय एम्प्लॉइंग द बैंकर्स एल्गोरिथम। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में इसको देखा है। नेक्स्ट है, इन अ डिमांड पेजिंग मेमोरी सिस्टम, इफ अ रेफरेंस्ड पेज इज नॉट इन मेमोरी ए पेज फॉल्ट अकर्स, व्हाट हैपन आफ्टर अ पेज फॉल्ट। मतलब अगर आपने किसी पेज को डिमांड किया है बट वो रेफरेंस्ड पेज जो है वो मेमोरी में अवेलेबल ही नहीं है, तो पेज फॉल्ट अकर होगा, लेकिन उसके बाद का क्या। द ऑपरेटिंग सिस्टम टर्मिनेट्स द प्रोग्राम। The operating system replaces one of the existing pages with the demand pages. The operating system swaps the demand page out of the disk. The operating system allocates a new page in the memory for the demand page. क्या करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम इसके केस में, टर्मिनेट ही कर देगा प्रोग्राम को, या इसके पास और कुछ ऑप्शंस है। ये चारों ऑप्शंस देखिए और आइए फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखते हैं। डी, correct answer is option D. The operating system allocates new page in memory for the demand page. In a demand paging memory system, when a referenced page is not in memory, the operating system needs to bring the required page into the memory. The operating system selects a page to evict swap out if the memory is already full and allocates a new page in memory to hold the demanded page. Next question is, which of the following is not a state in the process state transition diagram of the operating system? Running, ready, blocked, waiting. चारों में से कौन सा ऐसा स्टेट है जो प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम में नहीं होता है। तो आंसर इज वेटिंग। The state transition diagram of a process in an operating system typically includes states such as running, ready, and blocked, or waiting. Waiting is essentially the same as the blocked state, so it is not a separate state in the diagram. In the waiting state, a process is waiting for a specific event or resources to become available. Next question is, which of the following scheduling algorithm is based on the priority of processes? Which of the following scheduling algorithm is based on the priority of the process? Round robin, shortest job first, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। कोई भी बता देगा इसका आंसर। थोड़ा ठीक से क्वेश्चन पढ़ो, मतलब ये तो ऐसा क्वेश्चन है जिसके लिए बहुत बेसिक पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। आइए देखते हैं। डी, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग इज अ प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम वेयर as each process is assigned a priority and the scheduler selects the process with the highest priority to execute. ऐसा कुछ नहीं है कि हाईएस्ट, इट डिपेंड्स, हो सकता है कभी कभी आपको लो प्रायोरिटी को भी अलग से बताया जाए कि दिस इज द हाईएस्ट। द प्रायोरिटी कैन बी बेस्ड ऑन द फैक्टर्स लाइक प्रोसेस टाइप, यूजर प्रेफरेंस और सिस्टम डिफाइंड क्राइटेरिया। The process with the highest priority gets to run first, and multiple processes have the same priority. Other scheduling algorithm like round robin or FCFS may be used to decide among them. Okay. Next question is, which of the following is not a benefit of यूजिंग वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी यूज करने का मतलब कौन सा ऐसा बेनिफिट नहीं है। इंक्रीज डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, ये तो होता है ना। इफिशियंट यूटिलाइजेशन ऑफ रैम, लार्जर एड्रेस स्पेस फॉर प्रोसेस, फास्टर एक्सेस टाइम कंपेयर टू फिजिकल मेमोरी। तो डी, virtual memory allows the execution of the process that are larger than physical memory by utilizing disk space as an extension of RAM. लेकिन इसका मतलब नहीं है कि इसका फास्टर एक्सेस टाइम कंपेयर टू फिजिकल मेमोरी होगा। ठीक है, एक बार एक्सप्लेनेशन अच्छे से पढ़ लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is true about kernel mode and user mode in operating system? दो मोड होते हैं, कर्नल मोड और यूजर मोड। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो ट्रू है दोनों मोड के बारे में। कर्नल मोड हैज फ्यूअर प्रिविलेज देन यूजर मोड। In kernel mode, the operating system can execute privileged instructions while user mode can't. User mode has direct access to the hardware device where kernel mode doesn't.
बोथ कर्नल मोड एंड यूजर मोड हैव द सेम लेवल ऑफ प्रिविलेज। मतलब एक तरफ कर्नल मोड है, एक तरफ यूजर मोड है, और ये क्या कह रहा है कि कर्नल लेवल के पास ज्यादा प्रायोरिटी है, एक कह रहा है कर्नल लेवल के पास, यूजर लेवल के पास ज्यादा है, और एक कंडीशन है कि कर्नल और यूजर दोनों के पास सेम है। तो अगर हम लोग को पता होगा ना कि मतलब अगर हम लोग पढ़े होंगे, बेसिक आपने पढ़ा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आप बहुत इजीली बता पाओगे क्या कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि कर्नल मोड जो है ना उसके पास हमेशा ही प्रिविलेज और अथॉरिटी ज्यादा होगा देन यूजर मोड। So, in kernel mode, the operating system can execute privileged instruction while user mode can't. In operating system, there are typically two modes, kernel mode and user mode. Fine. In kernel mode, uh, in which the operating system itself executes and it has a full access to the system resource and can execute privileged instructions. In contrast, user mode is the mode in which user applications execute and it has restricted access to the system resource and cannot execute privileged instruction. Next question is, what is the main purpose of an IO scheduler in an operating system? क्या मेन पर्पस है आईओ शेड्यूलर का ऑपरेटिंग सिस्टम में? टू इम्प्रूव द ओवरऑल थ्रूपुट ऑफ द सिस्टम, टू प्रायोरिटाइज सीपीयू बाउंड प्रोसेस ओवर इनपुट आउटपुट प्रोसेस, टू इंश्योर दैट ईच प्रोसेस गेट्स एन इक्वल शेयर ऑफ द सीपीयू टाइम, टू मैनेज एंड ऑप्टिमाइज द ऑर्डर ऑफ द इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट टू स्टोरेज डिवाइसेस। डी, टू मैनेज द ऑप्टिमाइज द ऑर्डर to manage and optimize the order of input output request to storage devices. आइए समझते हैं। The primary purpose of an input output scheduler is to manage the order in which input output requests are serviced for the storage devices. It aims to optimize disk access patterns to improve input output performance and reduce seek time, thereby enhancing the overall system responsiveness. Next question is, what is the purpose of the fork system call in Unix-like operating system? First option is to create a new process, to terminate the current process, to wait for a child process to complete, to change the priority of the current process. Fork system call का क्या काम होता है? The correct answer is A. The fork system call is used to create a new process, child process, that is an identical copy of the calling process. After the fork, both processes continue their execution from the point where the fork system call was made, but they have different process ID and memory space. ये क्या करता है? ये अपने ही जैसा एक नया प्रोसेस को क्रिएट करता है जिसको चाइल्ड प्रोसेस कहते हैं। सब कुछ सेम होता है, डिफरेंट क्या होता है? प्रोसेस आईडी एंड मेमोरी स्पेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ मल्टी लेवल पेज टेबल ओवर अ सिंगल लेवल पेज टेबल? मल्टी लेवल पेज टेबल और सिंगल लेवल पेज टेबल में क्या डिफरेंस है? एडवांटेज बताइए। एक एडवांटेज बताना है मल्टी लेवल पेज टेबल का ओवर सिंगल लेवल पेज टेबल। पहला, रिड्यूस्ड मेमोरी ओवरहेड, फास्टर एक्सेस टाइम, स्मॉलर पेज साइज, लोअर डिस्क स्पेस यूटिलाइजेशन। आइए देखते हैं। reduced memory overhead, multi-level page tables are used in operating system to reduce the memory overhead of the page tables. In a single level page table, all the page tables entries must be stored in continuous memory, which can be wasteful if the address space is large. Multi-level page table divide the page tables into smaller, more manageable chunks, reducing memory wastage and overhead. Next question is, in a virtual memory system, if the page size is increased, what effects does it have on the system? In a virtual memory system, if the page size is increased, so increase internal fragmentation, decrease page fault, increase context switch overhead, decrease disk input output. आइए देखते हैं आंसर। इंक्रीज इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, आप क्या करोगे? वर्चुअल साइज को बढ़ा दोगे और आपके पास 3 4 5 है, मान लीजिए, और यहाँ पर स्पेस 10 का है, 3 डाले 7 बचा, आपके पास स्पेस इतना है, फ्रेगमेंटेशन हो गया। तो क्या है? इंक्रीजिंग द पेज साइज इन द वर्चुअल मेमोरी सिस्टम रिड्यूसेस द नंबर ऑफ द पेजेस रिक्वायर्ड टू होल्ड अ प्रोसेस इन अ मेमोरी, which can lead to increased internal fragmentation. Internal fragmentation occurs when there is a unused space with a page, and larger page size are more likely to be leave unused memory space.
मतलब आपको 10 एलोकेट कर दिया गया है और आपको जरूरत 3 का ही है। एज द कंपनी नो कि आपको जरूरत ज्यादा से ज्यादा 3 या 5 का होगा, बट उसने क्या किया, बड़ा बड़ा पेज साइज बना दिया और जो जिसको एलोकेट है वही यूज कर पा रहा है। वो 3 से 5 आप यूज कर पाए, 5 अनयूज हो गया, तो इस तरीके से उसका सही इस्तेमाल नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा ऐसा है जो फंक्शन नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम का? मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट एंड एप्लीकेशन मैनेजमेंट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट। इसका आंसर आप लोग देंगे, दिस इज द बेसिक वन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इज नॉन प्रिमिटिव। कौन सा ऐसा शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है जो नॉन प्रिमिटिव है? ये ऑलरेडी आस्क्ड क्वेश्चन है, अगर किसी ने पहले इसको रीड किया है, पूरा अच्छे से वीडियो देखा है, तो इसका आंसर आप जरूर कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द रोल ऑफ द स्पूलर इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में स्पूलर का क्या रोल है? टू मैनेज द सिस्टम क्लॉक एंड सिंक्रोनाइज प्रोसेस, टू हैंडल द इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस ऑफ द पेरिफेरल डिवाइसेस, टू मैनेज द एलोकेशन एंड डीएलोकेशन ऑफ द मेमोरी रिसोर्सेज, टू मैनेज द प्रिंट जॉब्स बाय queuing them and sending them to the printer. The correct answer is D. The spooler is responsible for managing print jobs in an operating system. It queues the print request from various users. मतलब ये क्या करता है, स्पूलिंग का काम क्या है, मतलब क्यू में मेंटेन करना और प्रिंटर को सेव करना, मतलब टू मैनेज द प्रिंट जॉब्स बाय क्यूइंग देम एंड सेंडिंग देम टू द प्रिंटर। आप नॉर्मली एक एग्जांपल ले लीजिए कि आप प्रिंटर में देते हो, ये प्रिंट करो, उसके बाद ये प्रिंट करो, उसके बाद तो वो जो प्रोसेस है उसको स्पूलिंग कहते हैं। ठीक है, स्पूलर उसका काम है, स्पूलर का काम है ये काम करना। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फाइल सिस्टम, व्हाट डज आई नोट्स रेफर टू? फाइल परमिशन, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, फाइल डेटा ब्लॉक्स, इंडेक्स नोट्स। आइए देखते हैं इसका आंसर। इंडेक्स नोट्स, nodes sought from the index nodes are the data structure used in the file system to represent and store metadata about files, such as file permission, ownership, file type, timestamps, and location of the data blocks. Next question is, what is the main advantage of using an LRU, least recently used page replacement algorithm, in demand page memory system? Demand page memory system में LRU, least recently used page replacement algorithm का क्या advantage है? It is a simple to implement. It minimizes the number of page faults. It maximizes CPU utilization and it reduces overhead of the context switching. आइए देखते हैं इसका आंसर। The answer is correct. Answer is B. It minimizes the number of page faults. It minimizes the number of page faults. LRU, least recently used, is a page replacement algorithm that replaces the page that has not been used for the longest time in the memory. The main advantage of using LRU is it helps to minimize the number of the page faults compared to the other page replacement algorithm like FIFO and random page replacement. By choosing the least recently used page for the replacement, LRU is more likely to keep frequently accessed pages in the memory, thereby reducing the number of the page faults. Thank you so much. पढ़ने के लिए कंटिन्यू पूरा वीडियो अच्छे से देखने के लिए, बीच में 2-3 क्वेश्चन जो पूछा गया है एक बार आप क्रॉस चेक करिए और आप कमेंट में उसको आंसर करिए। हिंट भी पूरा तरीके से आप लोग को दिया गया है। सेल्फ असेसमेंट कीजिए कि आप लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हो अभी, और आपको अभी जो नेक्स्ट मैराथन किस वीडियो का चाहिए प्लीज कमेंट में कमेंट कीजिए, क्योंकि काफी सारे सब्जेक्ट के मैराथन कवर हो रहे हैं, काफी सारे सब्जेक्ट के मैराथन बचे हुए हैं, तो पहले किसका चाहिए जरूर कमेंट कीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगता हो, समझ में आ रहा हो क्लियरली, और अगर आपके एनआईसी एग्जाम के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए थोड़ा भी हेल्पफुल हो, आपको लग रहा होगा कि हाँ मैम पढ़ा रही है और मेरे एग्जाम में ये चीज़ हेल्प करेगा, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको लगता है कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के हैं, आईटी बैकग्राउंड के हैं, या फिर किसी को कंप्यूटर साइंस सीखना है, तो कंप्यूटर के बारे में कुछ भी सीखना है, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। आप अपने रिलेटिव को भी कर सकते हैं, फ्रेंड्स को भी कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड बाय।